सीधा जेल में डाल दिया गया, ना कोई मुकदमा चला किसी मजिस्ट्रेट के आगे, ना ही उनके पास ये तक अधिकार है कि वो किसी कोर्ट को अप्रोच कर सके। राइट्स तो इंसान के बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब मैं कल को ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास खाना खाने का अधिकार है। सबसे पहले तो अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि उस इंसान ने किया क्या, कि मैंने वो चीज नहीं करी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, द कोर्ट्स विल डिसाइड। कोई भी अरेस्टेड इंसान विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंतर्गत उसके अरेस्ट के, उसको एक मजिस्ट्रेट के आगे आपको पेश करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग अपनी स्प्रिंट सीरीज में लेकर आ गए हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर, जो कि क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो यस, तो बच्चों हमने क्लास 9th के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझ ली हैं, ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और बल्कि अपनी जो डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हम लोग कर चुके हैं। हमें लोकतंत्र के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चली हैं जो आज तक हमें पता ही नहीं थी, जो शायद बाकी लोगों को भी नहीं पता थी, लेकिन अभी हमें पता चल गया है। तो अब हम एनालाइज कर पाते हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है, एक बुरी डेमोक्रेसी क्या है। और अगर एक डेमोक्रेसी बहुत बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि उस डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास अधिकार होने तो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर एक लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास अधिकार ही नहीं है तो फिर काहे का लोकतंत्र, फिर क्यों है वो लोकतंत्र, नाम ही क्यों है उसका लोकतंत्र। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं डेमोक्रेटिक राइट्स को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। कौन कौन से राइट्स हमारे पास मौजूद हैं, एक डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें देखेंगे। एक एक अधिकार को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से अधिकार मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, और सबसे पहले आ जाते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करने के लिए। व्हाई आर वी स्टडिंग दिस, वेयर इज इट, व्हाट हैपेंड हियर। तो देखो यार, सबसे पहले ना हम 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। अब क्लास 9th की सिविक्स के अंदर एक बहुत खासियत जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर आप बच्चों को ना सिंपली ऐसी कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मरवाया जाता है। पहले आपको कहानियां समझाई जाती हैं, बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं, ताकि उन स्टोरीज को पढ़कर ही आपको समझ में आ जाए कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। अब यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट 3 स्टोरीज, 3 रियल लाइफ इंसिडेंट्स जहां पे लोगों के राइट्स को छीन लिया गया था। तो आप लोग खुद समझ जाएंगे इन स्टोरीज को पढ़ने के बाद में कि क्या ये सही था या क्या ये गलत हुआ था। तो let us see the first story that we are gonna be reading is the prison in Guantanamo Bay। तो यार ये देखो, ग्वांतानामो बे ना यहाँ पर है, ये क्यूबा आपको दिख रहा है, यूएसए के बिल्कुल साइड में है, गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पे आता है क्यूबा, और यहाँ पर ग्वांतानामो बे है। ग्वांतानामो बे बेसिकली यूएसए का एक नेवल बेस है, उनकी नेवी वगैरह यहाँ पर रहती है। बाकी अगर हम देखें हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर ये है, यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए सिंपल सी बात है, हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था, क्या वहां पे जब लोगों के राइट्स ले लिए गए थे तो वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग। नाउ लेट्स सी, अबाउट 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in the Guantanamo Bay। तो यहाँ पे एक जेल थी बच्चों, और यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने 600 लोगों को सीक्रेटली उठा लिया। मैम ब्लैक से लिख रही हैं तो दिखेगा कैसे, देखो 600 लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस फोर्सेस ने, यूएस की जो मिलिट्री है, आर्मी है, उन्होंने उठा लिया 600 लोगों को सीक्रेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और उनको वो लेकर आ गए ग्वांतानामो बे में और यहां पर एक जेल में डाल दिया। The American government said that these were the enemies of the US and they were linked to the attack on New York on 11 September 2001। बच्चों 2001 में आपको पता है कि एक इंसिडेंट हुआ था यूएसए के अंदर 9/11 के अटैक का। तो यूएसए बोलता है कि ये सारे वो लोग हैं जिन पे हमें शक है कि इन्होंने उस इंसिडेंट में, इनका कुछ ना कुछ हाथ है, इन्होंने वो इंसिडेंट करवाया है, और इसलिए वो 600 लोगों को पकड़ते हैं और उनको इस ग्वांतानामो बे की जेल में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ शक के बेसिस पर, असलियत में पता नहीं है कि वो गुनहगार है कि नहीं है, बस शक है उनपे, और शक के बेसिस पर उन्होंने उनको प्रिजन में डाल दिया है। नाउ इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट इवन आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट। मैक्सिमम केसेस में बच्चों ये ना मतलब एक बड़ी अनलॉफुल सी चीज हुई है कि लोगों को उनके देशों से उठा लिया गया है, ना वहां की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा गया है, ना वहां की फैमिलीज को इन्फॉर्म करा गया है, जबरन उनको पकड़ा गया है और जेल में डाल दिया गया है।
उसी के साथ में फैमिलीज को भी पता नहीं है। अब फैमिली अगले दिन देख रही है कि अरे हमारा तो भाई बाप घर पे ही नहीं है, कहाँ गए ये लोग, इनको तो लेके कोई चला गया है, किसी को पता ही नहीं है। Families of the prisoners, media, even the UN representatives were not allowed to meet them. प्लस जब लोगों को पता चला कि हाँ इनको बंदी बना दिया गया है, उसके बाद भी कोई भी उनसे मिलने के लिए, मतलब इट वॉज नॉट अलाउड ही नहीं था कि आप इनसे मिल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो प्रिजनर्स के परिवार वाले हैं या फिर मीडिया वाले हैं या फिर जो यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी को भी ये परमिशन नहीं थी कि आप इन प्रिजनर्स से मिल सकें। यूएस आर्मी ने इन्हें अरेस्ट करा, इन्हें इंटेरोगेट करा and decided whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach the courts in their own country. So it's really bad because US आर्मी ने खुद से ये डिसीजन ले लिया है, इन लोगों को बंदी बनाया, इनको पकड़ा, इनको इंटेरोगेट करा, उनसे पूछा, है ना, बातचीत करी कि तुमने करा नहीं करा, इंटेरोगेशन चली, और उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये गुनहगार है कि नहीं है, और इनको जेल में डाल दिया गया। प्लस उनपे कोई मुकदमा भी नहीं चला। बच्चों वैसे हम असलियत में क्या बोलते हैं कि एक अरेस्टेड पर्सन का ये अधिकार होता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके वेदर वो गिल्टी है या नहीं है, और ये भी लाइन बोली जाती है कि इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी। आप तब तक गुनहगार नहीं हो जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। बट यहाँ पर तो प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, सीधा जेल में डाल दिया गया। ना कोई मुकदमा चला किसी मजिस्ट्रेट के आगे, ना ही उनके पास ये तक अधिकार है कि वो किसी कोर्ट को अप्रोच कर सके और अपने आप को एक तरीके से बच्चों साबित कर सके कि वो गुनहगार नहीं है। देयर वाज नो राइट दैट वाज अवेलेबल टू दीज पीपल, एंड यू नो फॉर अ रीजन कि एक अरेस्टेड इंसान के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। यहाँ पर कोई एक भी अधिकार नहीं है। प्लस वो लोग अपने देश में तक नहीं है, उनके पास ना तो अपने देश के अधिकार है और ना ही यूएस वाले उनको कोई अधिकार दे रहे हैं। तो दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द राइट्स, दे हैव बीन इन अ सिचुएशन जहां पर ना वो किसी से मिल पा रहे हैं, ना अपने आप को साबित कर पा रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है। दैट वाज इट, एंड वो भी सिर्फ एक शक के बेसिस पर। असली आरोप उन पे लगा दिया गया है, पर क्या वो गुनहगार हैं कि नहीं है ये भी प्रूव नहीं करा गया है। सिर्फ शक के बेसिस पर उनके साथ ये किया जा रहा है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। और यहाँ पर बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन द ग्वांतानामो बे, रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड द यूएस लॉज. They were not released even after they were officially declared not guilty. UN Secretary General said that the prison in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ना एक तरीके से ह्यूमन राइट्स की रखवाली करता है लोगों की, और वो कलेक्ट करता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि कैसे इन प्रिजनर्स के साथ व्यवहार किया जा रहा है उस जेल के अंदर, और उनको पता चलता है कि प्रिजनर्स को ऐसे ऐसे तरीकों से हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि यूएस के कानून के भी खिलाफ है। मतलब यूएसए का कानून भी अलाउ नहीं करता है इस तरीके से किसी को टॉर्चर करने का, बट ऐसे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करके प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या कुछ उनके साथ नहीं करा जा रहा। प्रिजनर्स को यहां तक कि बच्चों ये जो बंदी थे प्रूव भी हो गया कि वो गिल्टी नहीं है, स्टिल यूएस वाले उनको रिलीज करने को तैयार नहीं थे। ऑफिशियली डिक्लेयर करा कि वो गिल्टी नहीं है, स्टिल इनको रिलीज नहीं कर रहे थे, इनको छोड़ नहीं रहे थे यूएस वाले। प्लस जब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी बोला कि इस ग्वांतानामो बे की प्रिजन को बंद कर दो, यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो यूएसए की गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को रखकर उनको टॉर्चर कर रही है किसी एक ऐसे गुनाह के लिए जो पता नहीं उन्होंने करा भी है कि नहीं करा, जिसको प्रूव भी नहीं करा गया है, और यहाँ पर उनके सारे राइट्स को उसने छीन लिया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी सिचुएशन किसी के दुश्मन के साथ भी ना आए, राइट? एटलीस्ट ये सब सजाएं देने से पहले प्रूव तो कर लो कि वो गिल्टी है भी कि नहीं है। यही हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और यहां पर बच्चों बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। ग्वांतानामो बे के बाद आ गए हम सऊदी अरेबिया पे। कंट्री रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स. King selects the legislature as well as the executive, appoints the judges and can change any of their decision. अब सऊदी अरेबिया के अंदर बच्चों एक मोनार्की वाला शासन है, राजा का शासन है, और वो भी राजा कौन से हैं यहाँ के? हेरिडिटरी किंग है। हेरिडिटरी किंग क्या होता है कि मतलब एक ही फैमिली में वो डायनेस्टिक रूल चल रहा है कि पापा राजा है, फिर बेटा राजा है, फिर उनका बेटा राजा है। तो हेरिडिटरी चल रही है एक फैमिली की ही, और वही जो है राजा भी हैं।
एंड लोगों का कोई रोल नहीं है, ना तो वो अपने रूलर्स को चुन सकते हैं, ना ही वो अपने रूलर्स को बदल सकते हैं, क्योंकि मोनार्की का शासन चल रहा है। राजा राजा तो राजा ही रहेंगे, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, ये डिसाइडेड है। राजा ही लेजिस्लेचर सिलेक्ट करते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी को राजा खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव राजा खुद से बना रहे हैं, उसके बाद जजेस को भी खुद से वो अपॉइंट करते हैं एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। साथ ही में जज जो है, अब कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही जज को सिलेक्ट करा है, तो जुडिशरी जो भी डिसीजन लेगी उसको बदल भी सकते हैं। सब कुछ राजा के हाथ में है, बाकी सब कठपुतलियां हैं। Citizens cannot form political parties or any political organizations. Media cannot report anything that the monarch does not like. तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर रख रखी हैं। लोग जो है ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। मीडिया जो है कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं करती जो कि मोनार्क को पसंद नहीं है। मोनार्क को जो चीज पसंद नहीं है वो मीडिया में नहीं दिखेगी, जो चीज मोनार्क को पसंद है वही चीज मीडिया दिखाएगा। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी अ मुस्लिम। आपके पास कोई आजादी नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म को परस्यू करो, कुछ करो, नहीं, सबको मुस्लिम ही रहना है, सबको इस्लाम धर्म को ही मानना है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। अगर आप नॉन मुस्लिम हो, अगर आप किसी दूसरे रिलीजन में मानते हो, तो आप प्राइवेटली अपने घर के अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाहर निकलोगे तो मुसलमान ही हो आप, पब्लिकली आप नहीं शोकेस कर सकते अपने किसी दूसरे रिलीजन को। Women are also subjected to many public restrictions. Testimony of one man is considered equal to that of two women. बच्चों साथ ही में यहाँ की महिलाओं पर भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रखे हैं। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको ये चीज पढ़ा भी रखी है कि सऊदी अरेबिया के अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट कब तक नहीं मिला था, कौन से साल तक यहाँ पे महिलाओं के पास वोटिंग राइट तक नहीं था, या आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। यू विल टेल मी द ईयर कि किस ईयर तक वोटिंग राइट भी उनको डिनाई करा जाता था विद इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो मतलब बुरखे में निकलना है, वैसी वाली चीज है, बहुत सी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस है, और साथ ही में एक आदमी दो औरतों के समान माना जाता है। मतलब एक आदमी की जो टेस्टिमनी है वो दो औरतों के मुकाबले है, which actually means कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जहां पे कहीं ना कहीं वो शोविनिस्टिक रूल और पेट्रियार्की चल रही है, while the women are being denied rights also, many rights. इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारे कोसोवो का। अब बच्चों कोसोवो का एग्जाम्पल है, और कोसोवो के एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। द एग्जाम्पल इज ऑफ एथनिक मैसेकर, मतलब किसी एक एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट मैसेकर। मैसेकर समझते हो आप, मैसेकर क्या होता है? मैसेकर इज अ किलिंग, एक लार्ज अमाउंट में जब किलिंग्स होती हैं तो उसको मैसेकर बोला जाता है। एक लार्ज स्केल पे जब मारा जाता है लोगों को तो उसको मैसेकर बोला जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर. This was a province of Yugoslavia before its split. In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian. But in the entire country, the Serbs were in majority. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic had won the election. तो हम लोग देखते हैं बच्चों की पहले ना, मतलब पहले स्प्लिट से पहले ये यूगोस्लाविया का हिस्सा था, और बाद में इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। एंड इस प्रोविंस के अंदर पॉपुलेशन ज्यादातर अल्बेनियन थी। मतलब ये पूरा जैसे यूगोस्लाविया है, मैक्सिमम लोग वहां पे सर्ब्स हैं। लेकिन जब कोसोवो की बात होती है, कोसोवो में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लोग जो हैं वो अल्बेनियन थे। बाकी पूरे उसमें मैक्सिमम सर्ब्स हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग अल्बेनियन थे। और ये अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप समझते हो ना आप लोग, जो जिनका एक शेयर्ड कल्चर होता है, जो एक कल्चरल ग्रुप होता है कि सर्ब्स का कल्चर अलग है तो वो एक अलग एथनिक ग्रुप है, हमारे जो अल्बेनियन है उनका कल्चर अलग है तो वो एक अलग एथनिक ग्रुप है। अब बच्चों ये जो दो एथनिक ग्रुप है, मैक्सिमम लोग यूगोस्लाविया में थे, कौन थे? मैक्सिमम लोग थे सर्ब्स। बट विद इन कोसोवो जो कि एक प्रोविंस था यूगोस्लाविया का, कोसोवो में मैक्सिमम लोग अल्बेनियन थे। दिक्कत यहीं पे आ जाती है, नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट। तो एक सर्ब नेशनलिस्ट लीडर थे मोलशेविच जो है इलेक्शन जीत जाते हैं, और मोलशेविच क्योंकि नैरो माइंडेड होते हैं, छोटी सोच के होते हैं, इस वजह से वो जो है पूरे तरीके से दृढ़ निश्चय करके बैठे थे कि अब वो सर्ब्स की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। सर्ब्स ही सर्ब्स होने चाहिए, अल्बेनियन लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज his government was very hostile to the Kosovo Albanians. He wanted the Serbs to dominate the country. Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs.
तो एक तरीके से ये लीडर इस तरीके के थे और जो उनकी सरकार थी वो यही चाहती थी कि पूरे देश में जो सर्ब कम्युनिटी है उसकी डोमिनेंस, उसका जो प्रभुत्व है वो एस्टैब्लिश हो जाए, और जो अल्बेनियंस है, ठीक है, अल्बेनियंस जो है या तो वो देश छोड़ के चले जाए या फिर वो सर्ब्स की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर ले, वो मान ले कि हाँ जी सर्ब्स ही यहाँ पे शासन करेंगे और उसको मान के चुपचाप बैठ जाए या फिर देश से ही निकल जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने सोचा था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो अभी तो अलग अलग हो गए हैं, कोसोवो, सर्बिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, पहले एक ही यूगोस्लाविया का ये हिस्सा था। नाउ अब हम देखते हैं एक और कहानी जो कि इसी अल्बेनिया फैमिली की कहानी है, इन अ टाउन इन कोसोवो। तो कोसोवो में अल्बेनियंस ज्यादा थे और अभी सर्ब्स जो हैं अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सर्ब्स अल्बेनियंस को तो छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। तो अप्रैल 1999 में कोसोवो के अंदर एक अल्बेनियन फैमिली है, उसकी कहानी को जरा देखते हैं। 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izzet, staying warm by the stove. तो इस घर के अंदर बतीशा होक्सा है जो वाइफ है, वो 74 इयर्स की हैं और इनके हस्बैंड है इज्जत जो कि 77 इयर्स के थे, और ये दोनों ही किचन में बैठे थे, स्टोव जो होता है, जो है ना स्टोव के पास जहाँ गैस वैस जलती है उसके पास बैठे हैं, थोड़ा अपने आप को गर्म रख रहे हैं। They had heard explosions but did not realize that the Serbian troops had already entered the town. इन्हें थोड़े बम धमाकों की आवाजें तो आती है बट इन्हें ये नहीं पता होता कि जो सर्ब्स के ट्रूप्स हैं, यानी कि जो सेना है सर्ब की, वो ऑलरेडी टाउन में घुस गए हैं। The next thing she knew, 5-6 soldiers burst through the front door were demanding where are your children. अगली चीज उन्हें जैसी पता चलती है कि उनके घर में ऐसे धड़म से आवाज आती है, गेट से 5-6 सोल्जर्स अंदर आते हैं एंड वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे बच्चे, कहाँ हैं। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर, द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट। और वो क्या करते हैं, जो इनके हस्बैंड थे इज्जत, उनको गोली मार के मार देते हैं, और सोल्जर्स ये क्योंकि एक औरत होती है इनको मारते नहीं, पर इनकी उंगली से जो वेडिंग रिंग है, वेडिंग रिंग निकालते हैं एंड उनको बोलते हैं कि निकलो यहाँ से, अभी घर से निकलो। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा था, दिस मैसेकर मतलब किलिंग्स विच वर हैपनिंग इन लार्ज नंबर्स। ये जो मैसेकर है, दिस वाज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। फाइनली several other countries intervened to stop this massacre. Milosevic lost power, was tried by the International Court of Justice for crimes against humanity. आप लोग यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ये मैसेकर एक आर्मी कैरी आउट कर रही है, सरकार की आर्मी कैरी आउट कर रही है, और वो भी ऐसी सरकार की आर्मी कैरी आउट कर रही है जिस सरकार को लोगों ने खुद से चुना है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू मिलोसेविच को चुना गया था। ठीक है, अब बच्चों मिलोसेविच को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू चुना गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटर थे या वो मोनार्क थे तो हो सकता है, नहीं, डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी के इलेक्शंस के थ्रू लीडर को चुना गया और वो लीडर भी इस मैसेकर को कैरी आउट करवा रहे हैं। कितनी लानत की बात है ये। फाइनली बहुत सी दूसरी कंट्रीज आती हैं, इस मसले में घुसती हैं और इस मैसेकर को रोकती हैं। मिलोसेविच पावर से हट जाते हैं और उन पर एक मुकदमा चलता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर। ठीक है, मुकदमा उन पे चलता है एंड ऑब्वियसली ही वाज प्रूवन गिल्टी, क्योंकि वही ये सब करवा रहे थे। अब बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की, कि लोगों के राइट्स पे जो खतरा है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिक्टेटरशिप के अंदर ही आ सकता है या फिर एक मोनार्की के तहत ही आ सकता है। आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि लोगों के राइट्स पर कोई भी व्यक्ति खतरा बन सकता है, कोई भी सरकार खतरा बन सकती है। हो सकता है वो डिक्टेटरशिप हो सकता है वो मोनार्की हो सकता है कि वो एक डेमोक्रेसी भी हो। इसीलिए जरूरी है कि लोगों के राइट्स को कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, बिकॉज कल को अगर सरकार भी लोगों के राइट्स पे खतरा बन गई तो कोई तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके बैठी है, जिसके लिए कौन है, हमारी जुडिशरी है। ऑब्वियसली जुडिशरी इज देयर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स, राइट। उसी के साथ राइट्स पे कोई भी खतरा बन सकता है और फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी भी प्रकार की सरकार हो। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। अधिकार जो कि एक लोकतंत्र में होते हैं। Everyone desires a system where security, dignity, fair play are assured to everyone. One has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else.
A system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful, weak, rich, poor, majority, minority. तो बच्चों हर व्यक्ति जो कि एक देश में रहता है वो व्यक्ति यही चाहता है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे हर किसी को सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, हर किसी का ख्याल रखा जा रहा है, किसी पे कोई खतरा ना हो, हर किसी को डिग्निटी मिल रही है, हर किसी को बराबर इज्जत मिल रही है, और एक फेयर प्ले का मतलब है कि बराबर के अवसर मिल रहे हैं हर किसी को, ठीक है। साथ ही में एक तरीके से आपको रीजनेबल होना पड़ेगा, जो जायज है वही मांगना पड़ेगा जो भी आप डिमांड कर रहे हो, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर एक मिनिमम सभी को गारंटीड है। अब यार ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1-1 करोड़ की गड्डियां लो और लोगों में बांट दो, यू कैन नॉट डू दैट। वो रीजनेबल ही नहीं है एक्सपेक्ट करना। वो पैसे कमाना एक ऐसी चीज है जो इंसान अपने मेरिट से करे तो दैट इज ऑब्वियसली मोर रीजनेबल। तो रीजनेबल चीज होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मिनिमम एक गारंटीड हर किसी व्यक्ति को रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी, चाहे कोई कितना पावरफुल हो, चाहे कोई कितना वीक हो, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे कोई कितना ही गरीब हो, चाहे कोई अल्पसंख्यक हो मतलब माइनॉरिटी में हो, या फिर कोई बहुसंख्यक हो यानी कि मेजॉरिटी में हो, हर किसी के पास कुछ मिनिमम गारंटीज तो होने ही चाहिए जो कि उनसे कोई छीन ना सके। यानी कि ये नहीं है कि अगर आप पावरफुल हो तो आप जो वीक है उसको मार दो, या फिर अगर आप एक तरीके से चोरी कर रहे हो किसी के घर में भी, या फिर अगर आप अमीर हो, कोई गरीब है तो गरीब के पास, गरीब को खाना नहीं मिल रहा है, अमीर को ही खाना मिल रहा है। दिस शुड नॉट बी द केस। एक मिनिमम जो चीज है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो हर किसी को गारंटीड होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। प्लस सबकी जो जिंदगी है, जिंदगी सेफ होनी चाहिए, सबके पास आजादी होनी चाहिए, सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम चीजें हैं विच एवरीवन शुड हैव इक्वली। किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज्यादा नहीं, सभी के पास बराबर होनी चाहिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को परे रखकर, साइड में रखकर। ओके, नाउ assurance does not remain on paper that there is someone to enforce these assurances that those who violate these are punished. अब ये नहीं है कि आपने हाँ लिख दिया पेपर पे कि भाई हाँ सभी इक्वल हैं, सभी के पास फ्रीडम है, ऐसे नहीं होता है। ये एश्योरेंस मियरली पेपर पे नहीं रहनी चाहिए। देयर इज समवन टू एनफोर्स, ठीक है, आपको इसे लागू करवाने के लिए असलियत में लागू भी होनी चाहिए ये, है ना। ये चीजें जो एश्योर करी गई हैं वो पेपर पे नहीं होंगी, उनको लागू करवाना है। प्लस अगर कोई किसी के अधिकार पे खतरा बनता है, कोई भी अगर उन राइट्स को वायलेट करता है ना, तो उस केस में उस इंसान को पनिश करा जाना चाहिए। अगर कोई भी आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है, कोई भी आपके राइट्स को छीन रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति को पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों याद रखिएगा राइट्स होते क्या है। अब जरा राइट्स की थोड़ी अच्छी से एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, एक इंसान का क्लेम है कि ये तो मेरे पास है ही है, दूसरे लोगों के सामने, समाज के आगे और सरकार के आगे, कि अगर मैं बराबर हूं ना, तो आप ये चीज हर किसी को क्लेम है, ये मेरे पास राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। सरकार को भी बता दो, दूसरे समाज को भी बता दो, लोगों को भी बता दो। तो दिस इज माई क्लेम एंड एवरीवन हैज दैट क्लेम। ओके, you cannot have a right that harms or hurts others. A right comes with an obligation to respect the other rights. When fellow citizens or the government does not respect these rights, we call it a violation or an infringement of our rights. In such circumstances, the citizens can approach the courts to protect their rights. तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के अधिकार का वायलेशन चालू कर दोगे, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हार्म करना चालू कर दोगे कि अरे मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, अब मैं क्या करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं दूसरों के घर पे चोरी करूंगा। ये थोड़ी ना होता है। आप दूसरों के राइट के साथ थोड़ी ना छेड़खानी कर सकते हो, और चोरी करने का अधिकार तो किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। और मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना बिल्कुल अब सरकार के खिलाफ हिंसा करवाऊंगा, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने राइट को एक्सरसाइज करो, पर दूसरे के राइट को हार्म मत करो। दूसरे के पास भी तो सेम राइट है।
अपने को वहीं तक एक्सरसाइज करो जहां तक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है। तो याद रखिएगा, राइट्स जो हैं, जो अधिकार हैं, वो हमेशा एक ऑब्लिगेशन के साथ, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, एक रुकावट के साथ आते हैं, ताकि फेलो और जब दूसरे सिटीजन्स या सरकार आपके राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते या आपके राइट्स का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो इसी को ही इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन बोला जाता है। दूसरे अगर आपके राइट्स को इज्जत नहीं दे रहे, मान नहीं रहे हैं, तो दैट इज अ वायलेशन, वो एक आपके अधिकारों का उल्लंघन है, वो इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, इन सच सर्कमस्टांसेस, अब ऐसे सर्कमस्टांसेस, अब मैम अगर ऐसा हो जाए तो, अगर कोई हमारे राइट्स को नहीं मान रहा है, नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या करें फिर हम? तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा तरीका है, एक मैकेनिज्म है, दैट यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स। आप कोर्ट्स जा सकते हो, क्योंकि बच्चों हमारी, जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, उसके पास भी अधिकार है कि वो जो है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। दैट इज वाई सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड द कोर्ट इज देयर। अगर कोर्ट को पता चलता है कि आपके राइट्स पे किसी ने भी हानि पहुंचाई है, उसको माना नहीं गया है, तो कोर्ट्स भी उसके लिए स्टेप लेंगे, कोर्ट्स भी आपकी जो भी राइट्स हैं उनको आपको वापस दिलवाएंगे। ना राइट्स तीन चीजें हैं। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ राइट, ऑफ एन अधिकार। सबसे पहली चीज, दीज आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन recognized by the society and sanctioned by law। तीन चीजें याद रखनी है। राइट क्या है बच्चों? राइट एक रीजनेबल क्लेम है, क्लेम तो है बट रीजनेबल क्लेम होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी हवा में तीर मार रहे हैं हम लोग। ये नहीं हम बोल सकते कि यार देखो चलो एक रीजनेबल क्लेम है कि मेरे को गाना या डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा रीजनेबल क्लेम है कि यार राइट है मेरे पास, मैं कर सकती हूँ, आई हैव द फ्रीडम of expressing myself, I'm expressing myself through dance, through music। But रात के 3 बजे उठकर मैं जो है सोसाइटी में पूरे अपने गाना चला देती हूँ एक डिस्को सिस्टम की तरह, और लोग बेचारे जो सो रहे हैं वो नींद से जाग रहे हैं, अरे भाई क्या हो रहा है, कौन अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है? नो नो नो, दैट कैन नॉट हैपन। तो याद रखिएगा, ये एक आपका रीजनेबल क्लेम होना चाहिए। क्लेम तो है बट रीजनेबल होना चाहिए, इस तरीके का क्लेम होना चाहिए जिससे कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो ये वो रीजनेबल क्लेम्स है जो कि पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और जिसको सैंक्शन करा जाएगा बाय लॉ, कानून द्वारा सैंक्शन है, तो कोई छेड़खानी भी नहीं इसके साथ कर सकता है। ठीक है, तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? तो अभी तक हमने बच्चों बात करी कि राइट्स होते क्या हैं और होते क्यों हैं। अब बात यह है कि एक लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों है। हमें जो है एक लोकतंत्र के अंदर व्हाई डू वी नीड राइट्स, हमें राइट्स क्यों चाहिए? बिना राइट्स के नहीं रह पाएंगे क्या हम? बिना अधिकारों के फंक्शन नहीं कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द राइट्स। बच्चों एक लोकतंत्र तभी तक चल पाएगा या एक लोकतंत्र तभी तक रह पाएगा जब तक वहां पर सिटीजन्स के पास अधिकार रहेंगे। अगर लोगों के पास अधिकार ही नहीं होंगे देन व्हाट इज डेमोक्रेसी? किसी काम की नहीं है वो डेमोक्रेसी। आप खुद सोचिए कि डेमोक्रेसी का आइडिया ही बेस्ड होता है, डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं ना, उसका आइडिया ही बेस्ड होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी पर, कि सभी लोग पॉलिटिकल सेंस में इक्वल रहेंगे। सब लोग पॉलिटिकल सेंस में इक्वल रहेंगे मतलब लोगों के बीच में इक्वालिटी रहेगी, मतलब कि सभी के पास पॉलिटिकल राइट्स बराबर रूप से रहेंगे। ये क्यों है ये सब चीजें? ये सब चीजें तभी होंगी ना जब ये सब अधिकार लोगों के पास होंगे। अगर अधिकार नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो डेमोक्रेसी तभी तक सस्टेन कर पाएगी, तभी तक जीवित रह पाएगी जब तक वहां पर लोगों के पास अधिकार रहेंगे। जैसे कि वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट, सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सको, आप इलेक्शंस में पार्ट लेना है पार्ट ले सको। डेमोक्रेसी में पार्ट लोगे तभी तो डेमोक्रेसी रहेगी ना। तो उसी के साथ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अपना जो भी आप सोच रखते हैं, जो भी ओपिनियंस रखते हैं, जो भी आइडियाज रखते हैं, उसको एक्सप्रेस करें। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज आप बना सकें, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज आप फॉर्म कर सकें। ऑल्सो यू कैन टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें भी आप हिस्सा ले सको। ये सारी चीजें एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, डेमोक्रेसी इसी आइडिया पे बेस्ड है, और ये सारी चीजें हमें राइट्स के थ्रू ही मिलती हैं।
right to protect minorities from oppression of majority. They ensure that the majority cannot do whatever that it likes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। ज्यादातर क्या देखा जाता है, जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं, जो ज्यादा नंबर्स में होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो माइनॉरिटी को दबाने की, ऑप्रेस करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दे ट्राई टू ऑप्रेस द माइनॉरिटी एंड अगर ये चीज होगी तो क्या हो रहा है उस केस के अंदर, कुछ ही लोगों के पास राइट्स रह रहे हैं जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के राइट्स को हानि पहुंचाकर। मतलब मेजॉरिटी तो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रही है बट एक अनफेयर तरीके से एक्सरसाइज कर रही है जिससे कि वो माइनॉरिटी के राइट्स को नुकसान पहुंचा रही है। सो दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो राइट्स एक तरीके से माइनॉरिटीज के भी जो राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि कल को कोई उन्हें सप्रेस करने की कोशिश ना करे, कल को कोई उन्हें दबाने की कोशिश ना करे। इससे ये इंश्योर होता है कि मेजॉरिटी अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, कि माइनॉरिटी के पास भी उतना ही राइट है जितना आपके पास है। इसलिए आप कल को अपना दबदबा नहीं बना सकते हो देश में, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप नहीं कर सकते हो, इसलिए भी राइट्स जरूरी है। साथ ही में समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में नॉट प्रोटेक्ट और इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजंस। Sometimes the rights need to be placed higher than the government so that the government cannot violate them. Very very important. अभी हमने कोसोवो में क्या देखा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बच्चों, वही इलेक्टेड गवर्नमेंट, वही इलेक्टेड लीडर्स कहीं ना कहीं एक मैसेकर कर रहे हैं देश के अंदर। वो लोगों के राइट्स, क्या उनसे राइट टू लाइफ ही छीन रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सरकार है और फिर राइट्स हैं। हायरार्की ये नहीं होनी चाहिए। हायरार्की क्या होनी चाहिए, उल्टा, कि राइट्स पहले आएंगे, कानून पहले आएगा, अधिकार पहले आएंगे लोगों के और फिर सरकार आएगी। सरकार से भी ऊपर अधिकार हैं लोगों के। सरकार का बस भी चले ना अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का, तो भी सरकार वो ना कर पाए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, कभी कभी जिस सरकार को आपने चुना है वो कभी कभी लोगों के राइट्स को भी अटैक कर सकती है, तो क्या करोगे। इसलिए राइट्स को हायर प्लेस करना चाहिए देन इवन द गवर्नमेंट, सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम। सरकार के ऊपर अधिकार आते हैं ताकि सरकार कल को जरूरत भी ना करे इन राइट्स को वायलेट करने की, इन राइट्स का उल्लंघन करने की। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैक्सिमम लोकतंत्र जो देश होते हैं वहां पर लोगों के जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। और सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम लॉ, यानी कि बच्चों उससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है, उसी के नीचे सब आते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं होता है, उस सुप्रीम लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहां पर बात करते हैं राइट्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार मौजूद हैं। तो देखो यहां पर बोला क्या जा रहा है कि राइट्स तो इंसान के बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब मैं कल को ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास खाना खाने का अधिकार है, न्यूट्रिशियस फूड, मेरे पास साफ पानी पीने का अधिकार है ना, मेरे पास जीने का अधिकार है। बट टिल द टाइम इन अधिकारों को एक लीगल बैकिंग नहीं मिलेगी, टिल द टाइम इन अधिकारों को लॉ द्वारा सैंक्शन नहीं करा जाएगा, तो मैं उसके लिए मांग नहीं सकती, मैं उसको क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि राइट्स जिनको कानून द्वारा सैंक्शन करा जाता है, जिन अधिकारों को बहुत ज्यादा अहम माना जाता है फॉर आवर एग्जिस्टेंस, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकार लिखे जाते हैं, ठीक है, जिससे कि एक तरीके से क्या है वो राइट्स, वो राइट्स हमारे लिए फंडामेंटल हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस। और इन्हीं राइट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, तो देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखना 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड लास्टली है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो मैं वैसे किसी भी ऑर्डर में बोल सकती हूँ, बट हाँ जी, तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस, जिसे हम क्लेम कर सकते हैं, जिसमें एक लीगल बैकिंग है, जिसको कानून द्वारा सैंक्शन करा गया है। और एक एक करके ये क्या राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सभी के पास है एक राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। बच्चों याद रखिएगा, भारत देश के अंदर चाहे आर्थिक रूप में, इकोनॉमिक रूप में सभी लोग अलग हो, है ना, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा कमा रहे हो, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। बट ये सारी चीजों को जरा साइड में रखकर
अगर बात करी जाए कानून के आगे, कानून के आगे सभी लोगों को बराबर माना जाता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप लोगों को कानून के आगे बराबर माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। संविधान ये बोलता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को ये दो चीजें डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। कौन सी दो चीजें? सबसे पहली चीज है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि हर व्यक्ति कानून के आगे बराबर है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है कि सभी को कानून ने बराबर का प्रोटेक्शन दे रखा है। जितनी प्रोटेक्शन एक अमीर इंसान के पास है उतनी ही प्रोटेक्शन कानूनों की एक गरीब इंसान के पास है, ठीक है। सबके पास सेम अधिकार है, सबके पास इक्वल प्रोटेक्शन है, हर कोई कानून के आगे बराबर है और आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते ये राइट्स, ओके। अलोंग विद दैट रूल ऑफ लॉ ये बोलता है, रूल ऑफ लॉ, कि कानून सबसे ऊंचा है, सरकार भी उसके नीचे आती है, कानून सबसे ऊंचा है, कानून इज द फोरमोस्ट थिंग। रूल ऑफ लॉ ये बोलता है लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल regardless of a person's status. No person is above the law. There cannot be any distinction between a political leader, a government official and an ordinary citizen. तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि कानून जो है ना वो सभी को बराबर रूप से दिए गए हैं और सभी पर बराबर रूप से एप्लीकेबल हैं, ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी बड़े स्टेटस को आप समाज में रखते हो, इट डज नॉट मैटर। कानून के आगे आप सिर्फ एक सिटीजन हो, आप बराबर हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई बराबर है, ओके। रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेटस यू ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सब कानून के नीचे आएंगे, कानून सबसे ऊंचा है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता है, आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हो जब बात कानूनों की आती है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर के बीच में, ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना किसी ऑर्डिनरी सिटीजन। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि प्रधानमंत्री, जो कि एक तरीके से डेमोक्रेसी की टॉप मोस्ट पोजीशन माना जाता है, उनको भी ट्रायल फेस करना पड़ता है, उन पर भी वही मुकदमा चलता है जो किसी दूसरे ऑर्डिनरी इंसान पर चलेगा। तो हर कोई कानून की नजरों में बिल्कुल बराबर है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। साथ ही में सरकार किसी भी तरीके का भेदभाव लोगों के बीच में नहीं कर सकती इन सभी ग्राउंड्स पे, आपके धर्म के बेसिस पे, आपकी नस्ल के बेसिस पर, आपकी जाति के बेसिस पर, आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, ठीक है, इन सभी क्राइटेरियाज पर सरकार आपके बीच में भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार को सभी लोगों को बराबर मानना पड़ेगा। Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels and cinema halls. हर किसी के पास एक बराबर एक्सेस है इन सभी अमेनिटीज को यूज करने का या एक्सेस करने का, कि अगर आपको पब्लिक प्लेसेस में कहीं पर भी जाना, ये नहीं कि एक्सेस है किसी के भी घर में घुस जाना है, वो नहीं बात हो रही है। पब्लिक प्लेसेस सारी जनता के लिए तभी पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कि किसी दुकान में जाना, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, किसी होटल में रहने के लिए जाना है या सिनेमा हॉल में जाना है, हर किसी के पास एक्सेस है। अब मैम इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, एक्सेस तो होता ही है, नहीं। पर बच्चों अगर आपको याद हो, एक समय ऐसा था कि कुछ जातियों को एक्सेस तक नहीं दिया जाता था, कि वो मंदिर में नहीं घुस सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज हटा दी गई है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, बिकॉज कानूनी तौर पे बोल दिया गया है कि आप किसी को भी एक्सेस डिनाई नहीं कर सकते हो टू दी पब्लिक प्लेसेस। Along with that कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा with regard to the use of wells, tanks, bathing arts, roads, playgrounds, places of public resorts maintained by the government or dedicated to the use of general public. तो जो जगहें सरकार द्वारा मेंटेन करी गई हैं या फिर जो पब्लिक यूज के लिए बनी हुई हैं, जैसे कि आपके कुएं हैं, टैंक है, बेदिंग घाट है, सड़कें हैं, प्लेग्राउंड है, या फिर पब्लिक प्लेसेस जो बन रखी हैं, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, हर कोई वहां जा सकता है, वहां की फैसिलिटीज को यूज कर सकता है, ऑल ऑफ दैट, नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड, ओके, ये सेम ही चीज आगे भी लिख रखी है। पर अब लोग बोलेंगे, यहां पर ना एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग राइट टू इक्वालिटी पर उठाते हैं वो ये होता है कि मैम पर रिजर्वेशन तो करी है, रिजर्वेशन के तहत तो कुछ कास्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है ना, तो ये भी तो इनइक्वालिटी हो गई। लेकिन बच्चों नहीं, reservation is not inequality. I will explain to you how.
रिजर्वेशन एक कोई वायलेशन नहीं है राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है, बल्कि रिजर्वेशन हमने क्यों करी थी? रिजर्वेशन हमने करी थी ताकि हम इक्वालिटी ला सकें, इक्वालिटी लाने के लिए रिजर्वेशन करी गई है। अब यार देखो, सपोज मैं बोल रही हूं कि एक इंसान हैंडीकैप्ड है, ठीक है, वो चल नहीं पाता है, और एक इंसान बढ़िया फुर्तीले तरीके से दौड़ भी पाता है, यंग है वो, मैं उन दोनों को खड़ा कर देती हूं और मैं उन्हें बोलती हूं भाग के दिखाओ। इस तरीके से आप बोलोगे कि ये इंसान क्या पागल है? मतलब एक इंसान हैंडीकैप्ड है, दूसरा इंसान भाग पा रहा है, और ये उन दोनों को बोल रहे हैं भाग के दिखाओ, कंपीट करने को बोल रहे हैं। क्या ये कहीं से भी एक फेयर कंपटीशन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो यंग और भाग सकता है वो तो फटाफट से रेस जीत जाएगा, दूसरा इंसान वो चीज कर ही नहीं सकता है। इसी तरीके से बच्चों, हमारी सोसाइटी ने कुछ लोगों को बहुत समय तक एक्सप्लॉइट करके रखा और उनको उसी तरीके से हैंडीकैप कर दिया इन टर्म्स ऑफ सोशल टर्म्स में, मतलब सोशल टर्म्स के अंदर उनको वैसे पीछे छोड़ दिया। अब कुछ लोग तो आगे निकल गए, कुछ लोग इधर आ गए, और कुछ लोग रेसिंग लाइन में वहीं पीछे रह गए। अब इक्वालिटी कैसे होगी? अगर मैं उन दोनों को बोलूंगी कि भाग के दिखाओ, तो ये तो पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएंगे ना, और ये तो लेट पहुंचेंगे। इस वजह से बच्चों यहां पर हम लोग रिजर्वेशन देते हैं ताकि ये लोग एक स्पेशल स्टेटस, ये स्पेशल स्टेटस इनको इसलिए दिया गया है ताकि ये लोग भी दूसरों के बराबर आ सके। बराबर आने के लिए, इक्वल होने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है। तो हमारे देश में बहुत सी ऐसी कास्ट थी जिनके साथ काफी समय तक शोषण करा जाता था, और वो लोग कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बाकी सबसे पीछे रह गए थे। इसी वजह से बिकॉज ऑफ ऑल दैट बिग साइकिल ऑफ कास्ट एक्सप्लॉयटेशन दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड फॉर अ व्हाइल, हमने सोचा कि अब उन कास्ट ग्रुप्स को भी एक बराबर मौका देना चाहिए ताकि वो सबके बराबर आ सकें, और बराबर लाने के लिए, इक्वल उनको करने के लिए हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो जैसे हम कुछ सीट्स को रिजर्व करते हैं स्कूल में या कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में, ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें इसलिए होती हैं ताकि उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, टू एंश्योर इक्वालिटी। इट इज नॉट इनइक्वालिटी बट इट इज इक्वालिटी। ओके, अनटचेबिलिटी की भी जो प्रैक्टिस है उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। इट इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, एंड अगर कोई अनटचेबिलिटी आज भी कंटिन्यू करेगा तो एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, वो आपको सजा मिलेगी उस चीज की। अनटचेबिलिटी आप जानते हो क्या होता था? तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जिनको कास्ट सिस्टम में इंक्लूड भी नहीं करा जाता था, जिनको आउटकास्ट माना जाता था, और अछूत का नाम दिया जाता था, अनटचेबल का नाम दिया जाता था। यानी कि वो एक तो पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस नहीं कर सकते जो बाकी लोग कर सकते हैं, साथ ही में अगर वो किसी चीज को छुएंगे तो ऐसा माना जाता था कि वो चीज भी अपवित्र हो गई है ना, पल्यूट हो गई है, अपवित्र हो गई है। तो बच्चों इसी वजह से ये जो बहुत ही गंदी प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है कानूनी तौर पर। और अगर कोई इंसान आज भी, उसमें इतनी जरूरत है कि वो आज भी इस प्रैक्टिस में अपने आप को एंगेज करेगा, तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिश करा जाएगा कानून द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। ओके, the next right that we have, the second fundamental right that we have is the right to freedom, यानी कि आजादी का अधिकार। नाउ फ्रीडम का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अब आजाद हो गए, कोई हम पे बाधा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमें कोई चीज रोक नहीं सकती, घर से निकल पड़े हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, फ्रीडम में भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रेंट्स होती हैं, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। In practical life, we see there is an absence of interference in our affairs by the others. हमें ऐसा लगता है फ्रीडम का मतलब है कि दूसरे लोग हमारे जो पर्सनल अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर ना करें, उसमें घुसे ना, है ना, हमें अपनी लाइफ है खुद से डील करने दो। दैट इज फ्रीडम फॉर अस। बट याद रखिएगा, फ्रीडम इज एक्चुअली नॉट एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपकी फ्रीडम पर लगाई जाती हैं। विदाउट रिस्ट्रिक्शंस कोई फ्रीडम नहीं है बच्चों। तो मैम किस बात की फ्रीडम, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू, आपके पास किस किस चीज की आजादी है हमारे संविधान के हिसाब से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आजादी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो आपका जो मन करे बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आप क्या सोचते हैं, क्या क्या ख्यालात हैं आपके, अपने आप को व्यक्त करो, आवाज उठाओ अपनी, ठीक है, तो कर सकते हो। दूसरी चीज है असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, आपको इकट्ठा होना है कुछ लोगों के साथ, कुछ बातचीत करनी है, कुछ डिस्कशन करना है,
करिए। यू कैन असेंबल बट इन अ पीसफुल मैनर। अब ये असेंबल करके ये नहीं कि अरे भाई आजा, ठीक है आजा, 2-3 ऐसे डंडे लेकर आते हैं, मारते हैं किसी को छल के, नहीं। तो यू कैन असेंबल बट इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है, बिना कोई वायलेंस करे, बिना कोई हिंसक चीज को, हो सकता है कि इनवाइट नहीं कर रहे हो और ना ही कुछ ऐसी चीजों में एंगेज हो रहे हो, पीसफुली करो। साथ ही में टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आपका मन करे तो आप कुछ संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशंस यूनियंस भी बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में जहां आपका मन करे यू कैन गो, यू कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट अ फ्यू एरियाज जहां पे ट्राइबल कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए यू कैन नॉट, बट यस बाकी वैसे पूरी कंट्री के अंदर यू कैन मूव फ्रीली, यू कैन रिसाइड। रिसाइड मतलब रह भी सकते हो किसी भी कंट्री के हिस्से में, घूमिए फिरिए, रहिए अगर आपको मन करता है कहीं और रहने का। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। साथ ही में कास्ट सिस्टम के तहत क्या होता था, आप लोगों को बांध दिया जाता था, यू वर रिस्ट्रिक्टेड कि एक ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण ही बनेगा, अगर एक क्षत्रिय है उसका पुत्र भी क्षत्रिय ही बनेगा, राइट। तो इट वाज वेरी रिजिड, आप कुछ और नहीं कर सकते थे। जो प्रैक्टिस करे जा रही है आपके कास्ट के अंदर कि अगर ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना तो बच्चा भी वही करेगा, अगर क्षत्रिय का काम है लड़ना तो बच्चा भी वही करेगा, कुछ और आप नहीं कर सकते थे। इट वाज वेरी रिजिड, बट नाउ दैट्स नॉट द केस। इफ यू वांट आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन करे फोटोग्राफर बनो, आपका मन करे आप इंजीनियर बनो, आपका मन करे आप पायलट बनो, आपका मन करे आप टीचर बनो, व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू, आपका मन करे बिजनेसमैन बनना है, शार्क टैंक में जाना है, करिए, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड या बिजनेस जो भी आपको कैरी आउट करना है, टिल द टाइम इट्स अ पीसफुल थिंग टू डू, यू कैन डू दैट। नाउ you cannot exercise your freedom in a manner that violates others' right to freedom. Your freedom should not cause public nuisance or disorder. The government can definitely impose certain reasonable restrictions on our freedom in the larger interest of the society. But बात वही आ जाती है कि ये नहीं कि जो मन में आए कर दिया, अरे अपने पास राइट टू फ्रीडम है, हम क्या मुक्का मार देंगे किसी को, राइट, किसी को जाके ऐसे धमका देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप अपनी फ्रीडम वहीं तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे की फ्रीडम को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जब तक किसी दूसरे के राइट को आप हर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी फ्रीडम जो है आजाद हो, लेकिन दूसरी की आजादी भंग थोड़ी ना करनी है। आपके पास जो ये अधिकार है आजाद होने का, बाकी सबके पास भी है। तो यू हैव टू एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम इन अ मैनर कि आप उससे ना तो कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ना ही कोई न्यूसेंस, कोई मतलब ऐसे गलत हरकत नहीं करनी है अपनी फ्रीडम का वो लेकर कि फ्री है भाई हम तो, है ना। गवर्नमेंट जो है बच्चों सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगी, जो रीजनेबल चीज है। ये नहीं कि आजाद है तो रात को 3 बजे उठ के बहुत तेज लाउड म्यूजिक प्ले कर दिया, अरे हमारे पास तो आजादी है, हम तो कभी भी म्यूजिक चला सकते हैं। तो इससे दूसरों की नींद खराब कर रहे हो, आप सब सो रहे हैं, राइट। तो पब्लिक न्यूसेंस डिसऑर्डर मत क्रिएट करो। इस वजह से सरकार आपकी आजादी की एक्सरसाइज पे कुछ ना कुछ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जिससे कि दूसरे के राइट्स को आप भंग ना करो अपने राइट का एक्सरसाइज करते करते, ताकि सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ओके। उसी के साथ बच्चों अगर हम देखें ओके, तो ये बार बार 2 बारी है, ओके। साथ ही में यहां पर एक और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर एक और चीज आती है, विच इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब मैम ये तो चलो, ये तो पूरे तरीके से होना चाहिए, हम अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सकते हैं पूरे तरीके से, करो करो एक्सप्रेस करो, कोई रोक नहीं रहा है आपको। लेकिन देखिए, यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, आपके ख्यालात मेरे ख्यालात अलग हो सकते हैं, है ना। और उससे अगर आप अपने आप को व्यक्त करो, मैं अपने आप को व्यक्त करूं, हो सकता है कि हमारे बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो जाए, हमारे बीच में थोड़ी बहसबाजी हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करो, है ना, करो, कोई नहीं। यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बातों में आके अपना व्यू पॉइंट बदल देना है, आप जैसा सोचते हो आप वैसा व्यक्त कर सकते हो, और आपको किसी का ऐसे फॉलोअर नहीं बनना है। You are an individual, you are a different individual, you are unique, you have a unique mentality, a unique way of seeing things, a unique way of interpreting things, to think differently. तो आप ये सब क्योंकि सोच सकते हो, आप भी एक इंसान हो, तो आपके अंदर हो सकता है कि आप किसी चीज पे कुछ अलग सोचते हो, कुछ अलग ख्यालात रखते हो, तो रखो, there is no problem in that। तो यहाँ वही बात हो रही है कि आपके पास ये आजादी है कि आप अलग तरीके से सोच सकते हो और अपने व्यूज को
जो भी आपके ख्याल हैं उसको आप व्यक्त भी कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो. You may disagree with the policy of the government or the activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of that association. बच्चों ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है या फिर ये कोई मोनार्की नहीं है जहां पर अगर कोई इंसान सरकार या राजा के खिलाफ या जो डिक्टेटर है उसके खिलाफ कुछ बोल देगा और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा. इट्स नॉट द केस. ओके, आपको अगर सरकार का कुछ किया हुआ काम पसंद नहीं आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली पॉइंट दैट आउट, यू कैन क्रिटिसाइज देम. अगर किसी एसोसिएशन द्वारा कोई काम करा गया है, आपको नहीं पसंद में आ रहा, आप बोल सकते हो, आप व्यक्त कर सकते हो. यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, यू हैव द राइट टू स्पीक ओपनली अबाउट इट. बट याद रखिएगा, पर ये बट जहां लग जाता है यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है. नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स, to incite people to rebel against or to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. लेकिन आजाद होना है तो इस तरीके से नहीं होना है कि किसी दूसरे की आप धज्जियां उड़ा दो. मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप जो है अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करो कि आप वायलेंस इंसाइट करने लग जाओ. आप यहां पर हिंसक किसी भी एक्टिविटी को जन्म नहीं दे सकते. ये नहीं होगा कि आप एक भाषण दे रहे हो और वहां पर आप लोगों को बोल रहे हो कि हमें ना ये हमला करना है यहां पर जाकर. क्यों? ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम है, मैं तो एक्सप्रेस कर रहा हूं अपने आप को. ये नहीं होगा. यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू लाइक क्रिएट वायलेंस, create a violent situation or to actually incite people to create a violent situation. You cannot do that. साथ ही में आप ना ही लोगों को भड़का सकते हो कि वो बागी बन जाए, रिबेल करने लग जाए सरकार के खिलाफ. नो, that you cannot do. And उसी के साथ आप किसी भी व्यक्ति को डिफेम नहीं कर सकते, उनके बारे में गलत गलत चीजें बोलकर किसी की रेप्यूटेशन की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, उनको बोल नहीं सकते ऐसे कुछ भी गलत मलत बोल के कि हाँ ये तो ऐसा इंसान है, ये तो वैसा है वैसा है. नहीं, नहीं बोल सकते. झूठ भी नहीं बोलना है, ना ही उनकी रेप्यूटेशन या किसी के कैरेक्टर को लेकर गलत मलत बोलना है. और ये सारी चीजें बहुत ही रीजनेबल चीजें हैं जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाई गई हैं. तो हमेशा याद रखो बच्चों, आजादी है लेकिन गलत तरीके से. एब्सोल्यूट आजादी नहीं है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट आजादी होगी ना तो दंगे हो जाएंगे. वो चीज नहीं करनी है. इस वजह से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आजादी पे लग रखी हैं. फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू. साथ ही में आपके पास ये भी आजादी है कि आप मीटिंग कर सकते हो अगर आपको कोई चीज पे डिस्कशन करना है, अगर आपको कोई प्रोसेशन कैरी आउट करना है, कोई मूवमेंट निकालनी है, रैली निकालनी है, डेमोन्स्ट्रेशन निकालनी है, करो. कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करो. आइडियाज लोग अपने एक्सचेंज कर सकते हैं. लाइक माइंडेड पीपल कैन कम टुगेदर पब्लिक सपोर्ट के थ्रू किसी कॉज को सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट. पार्टी इन एन इलेक्शन शुड बी पीसफुल. सिटीजंस कैन आल्सो फॉर्म एसोसिएशन. तो आपने देखा है बच्चों, एक तरीके से हम देखते हैं कि LGBTQ जो कम्युनिटी है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी पूरी कम्युनिटी वो मिलते भी हैं, वो अपने आइडियाज भी डिस्कस करते हैं. बिकॉज दे एग्री ऑन सर्टन थिंग्स विच दे फील कि शुड बी अ लॉ, तो उस चीज के लिए वो लोग रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस भी निकालते हैं एक पीसफुल तरीके से. देयर इज नो हार्म इन दैट. यू कैन डू दैट इफ यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट अ सर्टेन इशू. सपोज सारी महिलाएं हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो बोलती हैं कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वी आर नॉट इवन सेफ इन आवर ओन होम्स, एंड हमें कोई ऐसा लॉ चाहिए जिससे कि ये चीज रुके और इस पे मतलब एक इतनी सख्त पनिशमेंट हो जिससे कि लोग डरे. तो सारी महिलाएं साथ में आकर अगर उस इशू पे एग्री कर रही हैं और वो सरकार को जागरूक करना चाहते हैं कि वो इस इशू की तरफ देखें और उसका कोई समाधान निकाले, तो दे कैन डेफिनेटली डू दैट. दे कैन लाइक कम टुगेदर, दे कैन ऑर्गेनाइज रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस, दे कैन कैरी आउट सच रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस, और उसके थ्रू वो सरकार को एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसकी तरफ देखिए और इसका कोई सोल्यूशन लेकर आइए. यू कैन डेफिनेटली डू दैट. यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट. ओके, along with that there is also a freedom to reside and settle in any part of the territory of India. ये मैंने बात पहले भी करी थी कि आपके पास ये भी आजादी है कि आप अगर किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, आजादी है. This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and from poorer regions of the countries to prosperous regions and big cities. Same freedom extends to the choice of occupation. बच्चों अब क्योंकि ये आजादी है कि आप कहीं भी जाके रह सकते हो, बस सकते हो, तो बहुत से लोग ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, अब देखो बहुत से बच्चे होते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि यार हमें ना शायद
बहुत लोग एक्टर बनने के लिए उन्हें लगता है कि हमें हमें एक्टर बनना है, हमें बॉम्बे जाना चाहिए, हमें बॉम्बे में जाके रहना चाहिए, है ना, वहां पर पूरी फिल्म सिटी है, ये है वो है, सारा बॉलीवुड है वहां पर, तो वहां जाके वो रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें एक तरीके से पढ़ाई करनी है, तो बहुत से बच्चे कोटा चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, पढ़ने के लिए, ऑक्यूपेशन पर्पसेस के लिए, किसी को अगर लगता है कि कहीं पर हमारे करियर के हिसाब से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, या अगर हम वहां उस शहर में चले जाएंगे, वहां पे बस जाएंगे, तो हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो यस दे आर फ्री टू डू सो, दे कैन डू सो, दे कैन गो, दे कैन लिव, दे कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और हम लोग ये चीज बहुत ज्यादा देखते हैं कि एक माइग्रेशन चलता है, बहुत से लोग गांव से उठकर शहरों में आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहरों में जाकर हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर पैसा मिलेगा। तो लैक्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन्स, पुअर रीजन से प्रॉस्परस रीजन में आते हैं, बिग सिटीज में शिफ्ट होते हैं, ताकि उन्हें वो और पैसा कमा सके, उन्हें बेहतर अवसर मिल सके, बेहतर काम मिल सके। तो ये चीज तो देखी जाती है। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ रीजन्स ऐसे हैं इंडिया के जहां पर आप रिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द पीपल। यू गोना टेल मी, क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम बस नहीं सकते हैं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, इफ एनीवन नोज मैं लाइक करूंगी उस कॉमेंट को। आगे देखो बच्चों, सेम फ्रीडम आपको दी जाती है चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन के लिए भी। तो अगर आपको कल को कोई भी काम परस्यू करना है, कोई भी चीज, कोई भी हम बोल सकते हैं काम करना है, जॉब करनी है, ऑक्यूपेशन करनी है, तो उसके लिए यू हैव द फ्रीडम, ठीक है, कि आप अपनी मन मर्जी की जो चॉइस है ऑक्यूपेशन की, उसको परस्यू कीजिए, वो काम कीजिए, कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। ऑब्वियसली घर वाले लगाएंगे, थोड़ा सा बोलेंगे कि क्या क्या सोच रहे हो, उनकी बात भी सुनिए बच्चों, वो भी आपके भले के लिए ही बात कर रहे हैं, है ना। अगर उनको लगता है कि आप ये चीज नहीं कोई दूसरी चीज करो, तो उनकी बात को सुनिए और समझिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ये नहीं कि पहले ही आप क्या बोलते रहते हो, आपको नहीं पता है, मेरे को ये करना है वो करना है। डोंट बिकम अ वेरी बिग रिबेल, बट यस, अगर वो आपका पार्ट भी वो सुने और आप भी उनका पार्ट सुने, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आइए कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, है ना। और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, आई थिंक कि आपके पेरेंट्स और आपके जो लव्ड वंस हैं, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, है ना। ओके, आगे देखो। साथ ही में हमारे पास और भी बहुत सारी आजादी यहाँ पे मौजूद है। फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यार, एक पैदा हुआ है इंसान, तो जीने के लिए आया ना इस अर्थ पे, तो जिंदगी की तो आजादी होनी चाहिए, जिंदगी जीने की, और अपनी पर्सनल लिबर्टी यानी कि पर्सनल आजादी। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स। किसी भी इंसान को आप लाइफ, राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी डिनाई नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून द्वारा अगर किसी इंसान ने, अब बहुत कोई बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया है, उस केस में बच्चों अगर उस इंसान को सूली चढ़ाने की सजा मिली है, तो ये डिसाइड करेगा कानून कि इस केस में इसकी राइट टू लाइफ छीनी जा रही है, क्योंकि उसने इतने बड़ी चीज को अंजाम दे दिया है, राइट। तो दैट इज फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड, दैट इज फॉर द लॉ टू डिसाइड कि इफ समवन हैज डन समथिंग वेरी मेजर, वेरी बिग, कि अब उसकी राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है, नहीं तो किसी की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता है। Rights during detention, arrest by the police, government or police officer cannot arrest, detain any citizen unless he or she has proper legal justification. बच्चों, एक कोई भी इंसान जो अरेस्टेड होता है, अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, ये नहीं है कि अरेस्ट करके ले गए तो खत्म, आज से जिंदगी खत्म, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने बात जो स्टार्टिंग में भी इस चैप्टर की बोली थी, जो कि ग्वांतानामो बे का हमने एग्जांपल देखा था, कि पकड़ के ले गए घर से उनके और सारे राइट्स उनके छीन लिए। दैट इज वेरी अनफेयर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी इंसान जिसको अरेस्ट करा जा रहा है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। क्या अधिकार होते हैं, चलिए देखते हैं। तो डिटेंशन या अरेस्ट के दौरान क्या क्या अधिकार होते हैं? गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट डिटेन एनी सिटीजन अनलेस दे हैव अ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। सबसे पहले तो अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि उस इंसान ने किया क्या है, ठीक है। लीगली, कानूनी तौर पर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो। दूसरी चीज हम और देखते हैं, अगर वो अरेस्ट कर भी लेते हैं तो उन्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर है? Person who is arrested, detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. तो सबसे पहली चीज है कि आपको जो भी इंसान अरेस्ट करा गया है, डिटेन करा गया है, उसके जो परिवार है, इमीडिएट फैमिली है, या जो वो इंसान भी है, उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि उसको किस गुनाह के लिए अरेस्ट करा जा रहा है,
दूसरी चीज है पर्सन जो अरेस्ट या डिटेन हुआ है शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. दे हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर देयर डिफेंस. दूसरी चीज है बच्चों की ट्रायल होना चाहिए, मुकदमा चलेगा ये प्रूव करने के लिए कि जिस गुनाह के लिए, अब आप मेरे को अरेस्ट करके तो ले गए, आपने मेरे को बता भी दिया कि आपने मेरे को क्यों अरेस्ट करा, मेरे को पता है कि मैंने वो चीज नहीं करी, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, द कोर्ट्स विल डिसाइड, द जुडिशरी विल डिसाइड. इस वजह से कोई भी अरेस्टेड इंसान विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंतर्गत उसके अरेस्ट के, उसको एक मजिस्ट्रेट के आगे आपको पेश करना है और मजिस्ट्रेट फिर ये देखेगा कि क्या लॉफुल तरीके से उसको अरेस्ट करा गया है, क्या उसने सही में वो क्राइम कमिट करा है नहीं करा है, क्या एविडेंस है नहीं है. और बच्चों वही वाली चीज है, मजिस्ट्रेट के आगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट होंगे और प्लस उस इंसान के पास, अब वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ने भी नहीं सुनी, अब क्या, तो उसके पास ये भी राइट है कि वो अपना लॉयर बुला सकता है और फिर वही पूरा केस चलता, वो वाली चीज होगी. तो वो लॉयर अपने बुला सकते हैं, वो अपने लॉयर को समझा सकते हैं कि देखिए ये स्थिति हो गई है और हमने तो ये करा नहीं है, तो आप हमारे बेसिस पे केस लड़िए और हमको जिताओ केस में ताकि हम रिहा हो सके. तो लॉयर को रखने का, कंसल्ट लॉयर को रखने का भी राइट यहाँ पे पूरा है मजिस्ट्रेट के आगे. तो ये सारे राइट्स हैं, ऐसे ही किसी को बंद करके सालों साल नहीं रख सकते हो, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं. ओके, द नेक्स्ट fundamental right, which is the third fundamental right, is the right against exploitation, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ, शोषण को रोकने के लिए. अब यहां पर 3 evils बच्चों, हमारी 3 तरीके से सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी. सबसे पहले ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, लोगों को खरीदा बेचा जा रहा था. जैसे एक टाइम पे तो स्लेवरी, गुलामी चलती थी, खरीदते थे बेचते थे, बट ये था ट्रैफिकिंग, गलत रीजंस के लिए खरीदना बेचना. ट्रैफिक हियर मींस सेलिंग बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस. बहुत बारी क्या होता था, लड़कियों को इधर से खरीद के उधर बेच देते थे फॉर वेरी बैड पर्पसेस. तो बच्चों यहां पर वही वाली चीज है. अब हो सकता है कि ये वाली जो ट्रैफिकिंग है आज के टाइम में भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में कुछ तो गलत, अनलॉफुल तो हो ही रहा है, बट इस ट्रैफिकिंग को बिल्कुल बैन कर रखा है. तो इफ एनीवेयर यू सी कि दिस थिंग इज गोइंग ऑन, आपके न्यूज में भी आता होगा कि देयर वाज दिस ट्रैफिकिंग हैपनिंग, है ना, तो बहुत बारी ये चीजें होती हैं और बहुत ही गलत है, बिकॉज इमोरल, गलत रीजंस की वजह से जो है औरतों को खरीदा बेचा जाता है. इस वजह से इस पे पूरा बैन लगा है. ठीक है, यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट ह्यूमन बींग्स लाइक दैट. मतलब खरीद बेच थोड़ी ना सकते हो, इतना सस्ता थोड़ी ना है इंसान, है नहीं. दूसरी चीज है प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म. फोर्स्ड लेबर और बेगार की बात होती है पेमेंट विदाउट वर्क. बहुत लोगों से काम करवाया जाता है बिना किसी पैसे के, उनका शोषण ही हो रहा है एक तरीके से. तो बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां वर्कर इज फोर्स्ड, जबरदस्ती उस वर्कर से काम कराया जाता है मास्टर के लिए, फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रेम्यूनरेशन. या तो थोड़ा सा ऐसी पैसा वैसा दे दिया जाएगा और जबरन काम कराया जाएगा, या फिर जबरन काम कराया जा रहा है बिना किसी पैसे के मास्टर के लिए. तो ये तो बहुत ही गलत चीज है, इसको भी बैन करा गया है. और साथ ही में चाइल्ड लेबर को ही प्रोहिबिट करा गया है, यानी कि बैन लगाया गया है. नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन अ फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हैजार्डस वर्क सच एज रेलवेज एंड पोर्ट्स. तो कोई भी 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको किसी भी फैक्ट्री या माइनिंग या फिर कोई भी हैजार्डस वर्क, जो कि जान को खतरे वाला काम कहीं पे हो रहा है और वहां पर खतरों के खिलाड़ी नहीं बनाना है बच्चों को, ठीक है, उन्हें आप ऐसी जगह पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते. तो चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करा गया है थ्रू दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो ये 3 सोशल इवल्स हैं जिनको बिल्कुल बैन करा गया है थ्रू दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट राइट है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि बच्चे धर्म की आजादी. धर्म की आजादी का क्या मतलब है? हम इंडिया को एक सेक्युलर देश बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हम इंडिया को एक सेक्युलर देश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि इंडिया एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहां पे किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं माना जाता है, किसी भी धर्म को वैल्यू नहीं दी जाती ओवर अदर रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है. तो दैट इज इंडिया. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. नाउ राइट टू फ्रीडम के अंदर ही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि इंडिया एक सेक्युलर देश है. साथ ही में बच्चों इंडियन सेक्युलरिज्म यही बोलता है कि स्टेट इज कंसर्न्ड ओनली विद द रिलेशंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स, नॉट विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड. नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री. एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल, इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन्स. देखिए बच्चों, सिंपल शब्दों में अगर इसको समझा जाए, बिना बुकिश लैंग्वेज में जाए, तो सेक्युलर शब्द का मतलब होता है कि अ सेपरेशन
सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, कि आपकी जो सरकार है और जो लोगों का धर्म है वो बिल्कुल सेपरेट है। सरकार दखलंदाजी नहीं करेगा धार्मिक मामलों में। सबका धर्म एक उनकी प्राइवेट चीज है, तो अपने धर्म को प्रैक्टिस करें, ठीक है। हर कोई प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट करे अपने धर्म को। जिस भी तरीके से आपको मानना है, प्रैक्टिसेस में एंगेज होना है, मानो। किसी भी भगवान को मानना है, मानो। अगर किसी धर्म में विश्वास नहीं भी रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डू नॉट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन, यू आर ऑल्सो फ्री टू डू दैट। तो ये बोलता है इंडियन सेक्युलरिज्म। लेकिन उसी के साथ साथ देयर इज अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, प्रिंसिपल्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। मतलब कि बच्चों, स्टेट और रिलीजन डेफिनेटली सेपरेट हैं, लेकिन अगर धर्म के नाम पे लोग सती प्रथा या फिर धर्म के नाम पे किसी की बलि दी जा रही है, या धर्म के नाम पे ट्रिपल तलाक जैसी चीजें चल रही हैं, ये सब चीजें, ह्यूमन राइट्स को अगर आप हैम्पर करोगे या लोगों को नुकसान पहुंचाओगे धर्म के नाम पर, तो फिर सरकार वहां पर चुप नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में सरकार भी इंटरफेयर करेगी, वहां पर दखल अंदाजी जरूर देगी वो। ऑल्दो अभी तक चुप बैठी थी, शांत बैठी थी, बट अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत होगा तो गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस है, स्टेट विल इंटरफेयर। इंटरफेयर कब करेंगे? टू एंश्योर इक्वालिटी, समानता लाने के लिए, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए। साथ ही में देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और यही माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग और गॉड का रिलेशन स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लोगों का भगवान से क्या रिश्ता है, उसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। स्टेट को न्यूट्रल होना है, इम्पार्शियल होना है इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन। सारे धर्मों के साथ डील करते टाइम जो सरकार है उससे न्यूट्रल रहना है, इम्पार्शियल रहना है। किसी को फेवर नहीं करना है, किसी एक धर्म के लोगों को फेवर नहीं करना है, या किसी एक धर्म को फेवर नहीं करना है, सभी को बराबर ट्रीट करना है। एवरी पर्सन हैज अ राइट, वही बात है बच्चों, यहाँ पे हर इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं जिस भी धर्म में वो विश्वास रखते हैं। अगर किसी में नहीं भी विश्वास रखते तो हाँ, फ्रीडम है, किसी भी धर्म को मत मानो अगर आपको नहीं मानना है तो। उसी के साथ एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, और अपने जो धार्मिक मामले हैं आप उसके साथ खुद ही डील करो। लेकिन कॉशन ये है कि डज नॉट मीन दैट अ पर्सन हैज द राइट टू कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन बाय द मींस ऑफ फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अल्योरमेंट। अगर कोई दूसरा इंसान आपके धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, ठीक है, तो हो जाए अपनी मन मर्जी से, फ्रॉम देयर ओन विल। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती पकड़कर, फोर्स करके, जबरदस्ती मारपीट करके, फ्रॉड करके उनके साथ में, या फिर उनको एल्योर करके, इंड्यूस करके, पैसा वैसा देकर धर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये गलत तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म उनका परिवर्तित नहीं करा सकते हो। अगर दूसरा सही में करना चाहता है धर्म परिवर्तन तो दे आर फ्री टू डू सो, बट जबरन नहीं होगा। नेक्स्ट राइट आता है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। बच्चों ये हमारा कौन सा राइट हो गया? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ फंडामेंटल राइट। अब ये राइट्स ये बोलते हैं कि अब देश के अंदर क्या होता है, हमेशा ऐसा होगा कि कुछ ग्रुप मेजॉरिटी में होगा, कुछ ग्रुप माइनॉरिटी में होगा, कुछ लोगों के नंबर ज्यादा होंगे, कुछ लोगों के नंबर कम होंगे, और हमेशा ऐसा खतरा रहता है कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के सहारे डोमिनेंस अपनी एस्टैब्लिश कर सकती है और माइनॉरिटी को दबा सकती है, सप्रेस कर सकती है, उनके साथ शोषण कर सकती है। इसी चीज से बचने के लिए माइनॉरिटी को दिए जाते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन जो माइनॉरिटीज का है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी होती है, ताकि कल को उनकी जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, वो कहीं ऑप्रेस ना कर दिया जाए, सप्रेस ना कर दिया जाए दूसरे लोगों द्वारा। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। अगर आपकी एक अलग भाषा है या एक अलग संस्कृति है तो आप उसे बचा कर रखें, कंजर्व करके रखें, आपके पास वो अधिकार है। Admission to any educational institution maintained by government receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. All minorities have the right to establish, administer educational institutions of their choice. Here the minority does not mean only religious minority at the national level. तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला करवाना जो कि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड है या फिर जहां पे गवर्नमेंट एड मिलती है, वहां पे किसी को डिनाई नहीं करा जाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं,
चाहे आप किसी भी भाषा, चाहे आप किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हैं, आपको वहां पे एडमिशन देने में मना नहीं करा जाएगा, डिनाई नहीं करा जाएगा। एवरीवन इज फ्री टू गेट एडमिटेड। और उसी के साथ जितनी भी माइनॉरिटीज है, जितने भी अल्पसंख्यक समूह हैं, चाहे भाषा के, धर्म के और किसके, भाषा, धर्म, जाति के बेसिस पे कुछ भी, तो उन माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी मनमर्जी के मुताबिक। और माइनॉरिटी का सिर्फ मतलब धार्मिक रूप में नहीं है कि धर्म के नाम पे कौन माइनॉरिटी है, सारे रूप में, कल्चर, लैंग्वेज, और उसी के साथ अलग अलग चीजें हो सकती है। कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, आपकी कास्ट ग्रुप के बेसिस पे हो गया, आपके रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे हो गया। तो किसी भी सेंस में अगर आप माइनॉरिटी हो, यू हैव द राइट कि आप अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाएं, मेंटेन करें, खोलें, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, राइट है, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर ये ना थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला आई थिंक पार्ट बाद में आ गया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये मतलब नहीं होता कि इंसान धर्म के नाम पे कुछ भी करेगा। सरकारें ऑब्वियसली सेक्युलर रहती हैं, किसी रिलीजन को फेवर नहीं देती हैं, अगर कोई ना ही किसी को पनिश या डिस्क्रिमिनेट करती हैं रिलीजन के बेसिस पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करोगे मेंटेन करने के लिए, लोगों को टैक्सेस देने को। तो हाँ, ये नहीं हो सकता कि सरकार जो है किसी एक धर्म का कुछ, कोई चीज खुल रही है, ठीक है, मंदिर मस्जिद कुछ भी खुल रहा है, उसके लिए आप लोगों से टैक्सेस नहीं ले सकते हैं, लोगों को कंपेल नहीं कर सकते कि चलो ये जो धर्म की चीज है इसके लिए टैक्स भरो या ये करो वो करो। नो, यू कैन नॉट डू दैट, दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट डू। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिया जाएगा, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी हिसाब से, मतलब ठीक है, अगर कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है वहां पर अब क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है तो करो, बट किसी को फोर्स नहीं आप कर सकते, वो वाली चीज है, ठीक है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो सभी को बराबर माना जाएगा, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ये वाला थोड़ा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर था, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे ना। लास्ट जो राइट है उस पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये पूरी करता धरता है आपकी बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर बाकी फंडामेंटल राइट्स बचा के रखनी है तो इस राइट का ख्याल रखना है। ये राइट है हमारी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बच्चों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिल है, आत्मा है, क्यों है चलिए देखते हैं। If the rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. What makes them important is the fact that they are enforceable. आप उनको enforce कर सकते हो। अगर किसी ने आपकी right का उल्लंघन कर दिया है, वायलेशन कर दिया है, तो you have the right to enforce them कि वापस लेके आओ मेरी right, रिस्टोर करो, मुझे प्रोवाइड करो, ठीक है। और वही right एक और अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिससे कि आप अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हो। बच्चों जैसे कि आप कोई फोन खरीदने जाते हो, ठीक है, फोन के साथ आपको पता है 1 साल की वारंटी दी है और हमें इंश्योरेंस दे दी है कि अगर ये टूट फूट जाए तो आके आप इसे ठीक करा सकते हो। अब ना वो फोन लेके आप गए और बेचारा फोन ठा करके गिर गया और उसके बाद आपके पास है इंश्योरेंस। तो अब यहाँ पर आपकी वो राइट थी कि आपको इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो, बट अभी वो टूट गया है, ठीक है, छीन लिया गया है वो, मतलब अभी वो सही नहीं है। तो अब आप जाओगे, आप उसकी इंश्योरेंस के बदले में मांगोगे कि इसको ठीक करके दो, है ना, वापस करके दो मुझे जैसा था मेरा फोन। वही फोन आपका अधिकार है। तो अगर किसी ने आपके अधिकार का उल्लंघन कर दिया है और आप उसे फिर से वापस मांग रहे हो, किसके थ्रू वापस मांगोगे? वो इंश्योरेंस है आपकी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू आप वापस मांग रहे हो, मेरा फोन सही करके दो, मतलब मेरी राइट मेरे को वापस दो, ठीक है। These rights make other rights effective. इस अधिकार से बाकी अधिकार प्रभावी हो जाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे इस अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है कि दिल है, दिल तू जान तू, जीन दी वजह तू। तो यहाँ पे हमारा दिल और जान क्या है? दिल और जान है हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्योंकि अगर ये रेमेडी नहीं रहेगी तो बाकी राइट अगर कोई छीन लेगा तो कौन देखेगा, कौन कि छीन लिया गया है।
अगर कोई राइट वायलेट होता है, किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो हम कोर्ट्स पे जाकर रेमेडी सीक कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं, फिर से वापस मांग सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, एनी अदर अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। तो कोई भी चाहे वो आपकी लेजिस्लेचर है, चाहे वो आपकी एग्जीक्यूटिव है, कोई भी दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई दूसरा इंडिविजुअल है, या फिर कोई भी प्राइवेट बॉडी है, किसी ने भी अगर आपके राइट का उल्लंघन करा है, तो आपके पास एक और राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, जिससे कि आप जाकर अपना फंडामेंटल राइट वापस मांग सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ना कुछ डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या फिर रिट्स इशू कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस एनफोर्स करा सकते हैं। मतलब कि बच्चों, जैसे बहुत से रिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, ये सारे ना रिट्स होते हैं। तो ये कोर्ट्स के कुछ ऑर्डर्स हैं जिसके थ्रू कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, जैसे हेबियस कॉर्पस के थ्रू कि बॉडी शुड बी प्रेजेंटेड, इस तरीके से कि अगर किसी इंसान को आपने अरेस्ट कर लिया और उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, ठीक है, उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं करा, और ये चीज बता दी गई है कोर्ट को कि देखो इसके साथ गलत हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है हेबियस कॉर्पस का कि उस इंसान को प्रेजेंट करा जाए मेरे आगे, कि गलत हुआ है, ये उसकी राइट छीनी गई है, उसकी राइट उसको मिली नहीं है ना। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स कोर्ट इशू कर सकता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। और उसी के साथ अगर कोई वायलेट कर दे तो उसको पनिशमेंट भी देगा कोर्ट, और जो विक्टिम है जिससे उसकी राइट छीन ली गई है उसको कॉम्पनसेट भी करेगा। अब किसी भी तरीके से कॉम्पनसेशन हो सकता है। साथ ही में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करी जाए, citizen group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. One can write to the judges even on a postcard. बच्चों, अब अगर कोई ऐसी चीज है जो कि लोगों को लगती है कि पोल्यूशन बहुत हो रहा है ना, और इस पोल्यूशन से सभी का नुकसान हो रहा है, पूरी सोसाइटी सफर कर रही है, अस्थमा के पेशेंट सफर कर रहे हैं, सारे लोग सफर कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है ना सभी का, और राइट टू लाइफ के तहत तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आपको मतलब अच्छी प्योर हवा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हवा दूषित है तो उससे भी तो आपकी राइट टू लाइफ खतरे में आ रही है। तो अगर लोग इस तरीके से सोचें कि ये वाली जो चीज है ये कहीं ना कहीं हमारी राइट्स को वायलेट कर रही है, तो दे कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये चीज घातक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये लोग जो है किसी अगेंस्ट पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वन कैन राइट टू द जजेस इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड। तो आप जजेस के लिए को लिख भी सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज करो, या फिर अप्रोच कर सकते हो कोर्ट्स को इन सभी चीजों को देखने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर बात करते हैं हमारी एनएचआरसी की, विच इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, इसको लॉ द्वारा, कानून द्वारा 1993 में सेटअप करा गया था। ये कमीशन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करी जाती है, और इस कमीशन के अंदर कुछ रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स और कुछ अच्छे स्टेटस वाले सिटीजन्स भी हैं। एनएचआरसी के लिए ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इंक्लूड द राइट्स मेंशन्ड इन द यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट इंडिया हैज साइंड। अब बच्चों देखो, कुछ ही फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारों की मांग करी जाती है, और एनएचआरसी जो है कहीं ना कहीं, एनएचआरसी वैसी ह्यूमन राइट्स को भी इंक्लूड करता है जो कि यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो संधियां हमने साइन करी हुई हैं, यूएन ने जो संधियां साइन करी हुई हैं, सॉरी यूएन की जो ट्रीटीज इंडिया ने साइन करी हुई हैं, उसमें जो राइट्स गिवन है उनको भी इंक्लूड करता है एनएचआरसी। एनएचआरसी काम कैसे करता है? इट कैन नॉट बाय इटसेल्फ पनिश द गिल्टी। अगर एनएचआरसी को ऐसा लगता है कि कोई गुनहगार है तो वो उसको पनिश नहीं कर सकते, but it is there to make independent and credible inquiry into any case of violation of human rights, negligence in controlling it by any government officer। लेकिन बच्चों, ये अपनी खुद की इंक्वायरी निकाल सकते हैं कि अगर इनको लगता है कि कहीं पे किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये एक इंक्वायरी निकाल सकते हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केस में, या फिर कहीं पे अगर गवर्नमेंट ऑफिसर किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एक अपनी क्रेडिबल इंक्वायरी निकाल सकते हैं, जस्ट टू सी कि व्हाट्स द मैटर, हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट। कमीशन फिर अपनी जो भी इंक्वायरी निकाल के, जो उनको पता चलता है, जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, उसको गवर्नमेंट के आगे जो है प्रेजेंट करते हैं, और इंटरवीन इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स, या फिर विक्टिम के बिहाफ पर वो कोर्ट में चले जाते हैं दिखाने के लिए कि क्या गलत हुआ है। इट कैन समन द विटनेसेस, question any government official, demand any official paper, visit any prison for inspection or send its own team for the on spot inquiry। तो लोगों के बेसिकली राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए,
तो अगर ये अपनी पूरी इंक्वायरी निकालते हैं, उसके बाद इनको पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है, तो या तो ये सरकार तक वो चीज प्रेजेंट करेंगे या फिर ये विक्टिम के बिहाफ पे खुद ही कोर्ट में चले जाएंगे। विटनेस को समन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पर, कोई भी ऑफिशियल पेपर की मांग कर सकते हैं कि हमें ऑफिशियल पेपर देखना है, या फिर किसी भी जेल वगैरह में, प्रिजन को विजिट कर सकते हैं वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए, या फिर अपनी खुद की टीम को भेज सकते हैं ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई एनएचआरसी। उसके बाद बात करते हैं एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। देखो फोकस हमारा फंडामेंटल राइट्स पे है, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी जाती हैं। क्या ये सिर्फ इकलौती वो राइट्स हैं जो सिटीजंस को मिलती हैं? इज इट ट्रू? व्हाइल फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल द राइट्स, आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ अदर राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली वो मौलिक अधिकार है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हर व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं बच्चों जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून हमें ऑफर करता है। Leads to an expansion in the legal rights that the citizen can enjoy. From time to time, courts give judgments to expand the scope of rights. Certain rights like the right to freedom of press, right to information, right to education are derived from the fundamental rights. तो वही मैं बात कर रही हूं कि जैसे अभी मैंने बोला right to a pollution free environment. अब ये राइट नहीं था फंडामेंटल राइट में, लेकिन किसी व्यक्ति ने सपोज आवाज उठाई कि देखो राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी हमारी राइट टू लाइफ के तहत आता है ना, राइट टू लाइफ का ही हिस्सा होना चाहिए। तो उस तरीके से बच्चों कोर्ट्स जो है टाइम टू टाइम जजमेंट देते रहते हैं कि इस चीज को भी इंक्लूड करा जाए इस राइट में। फंडामेंटल राइट्स आर डेफिनेटली द सोर्स, पापा है वो, उन्हीं से ही हम लोग अलग अलग राइट्स निकाले जा रहे हैं कि ये भी होना चाहिए। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का जो राइट है वो बाद में आया है, उन्हीं राइट्स के स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ऐसा माना गया कि हर किसी का अधिकार है पढ़ाई लिखाई करने का, तो उस राइट को भी बाद में लाया गया। बहुत सी चीजें हैं टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की, जैसे मैंने आपको भी बताया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का भी मैंने एग्जांपल दिया, तो उनके लिए भी राइट लाया गया था। ठीक है, तो बाय लॉ जब सरकारें या फिर जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी है, जब वो देखते हैं कि हाँ कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है, एंड टाइम टू टाइम वो ऐसी जजमेंट्स लाते रहते हैं जिससे कि वो राइट्स को बाय लॉ बैकिंग देते रहते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें फंडामेंटल राइट से ही डिराइव करी गई हैं, और ये जो चीजें हैं वो शामिल करी जाती रहती हैं हमारे संविधान में। आगे देखते हैं। ओके, राइट टू स्कूल एजुकेशन हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी चीजें बच्चों, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हिस्सा बना दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का, कि इंफॉर्मेशन का अधिकार भी होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो वही वाली चीज है कि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसी के साथ आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफिस से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। राइट टू लाइफ में राइट टू फूड को भी इंक्लूड कर दिया, तो इस तरीके से राइट्स के अंदर ही और चीजें इंक्लूड करते गए। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट इन इलेक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। समटाइम्स एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स व्हिच आर द यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, ये सारी चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक अधिकार हैं बच्चों। उसी के साथ एक्सपेंशन, यही राइट्स जो है जो लिमिटेड है, इन्हीं को ही हम एक्सपैंड करते रहते हैं थ्रू आउट टाइम, जिसको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स हैं, मतलब यूनिवर्सली हर व्यक्ति के लिए वो चीजें क्लेम है। Some international covenants have also contributed to the expansion of rights, the right to work, the right to save and healthy। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, देखो कुछ इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट करा है, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनली चीजों ने भी कंट्रीब्यूट करा है जिससे कि हमारे राइट्स एक्सपैंड हुए हैं। जैसे कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर किसी व्यक्ति के पास कि वो अपने जीवन यापन के लिए काम कर सके, कमा सके, तो राइट टू वर्क होना चाहिए। साथ ही में राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, फेयर वेजेस प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये वाली चीज है कि वर्किंग कंडीशन भी सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, जहां पे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको एक फेयर वेज मिल रही है, सही काम का सही पैसा मिल रहा है वर्कर्स को, उनकी फैमिलीज को। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि आप जब जीवन जी रहे हो तो आपको सही रूप से खाना, सही कपड़ा लत्ता, घर, ये सारी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये भी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजों की टुवर्ड्स भी बच्चों कंट्रीब्यूट करा गया है, ये सारे राइट्स भी प्रोवाइड करे गए हैं, तो स्कोप ऑफ राइट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसी के साथ राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, राइट टू हेल्थ, जहां पे मेडिकल केयर मिलेगा इलनेस के दौरान, स्पेशल केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। तो राइट टू हेल्थ के अंदर ये भी आ जाएगा कि आपको इलनेस यानी कि अगर कोई बीमारी होती है उस दौरान मेडिकल केयर मिलना चाहिए। महिलाओं को
जब वो एक तरीके से प्रेग्नेंट है, चाइल्ड बर्थ के दौरान स्पेशल केयर मिलनी चाहिए, और एपिडेमिक्स का प्रिवेंशन, यानी कि अगर कोई बीमारी होती है तो उससे भी लोगों को बचाना है। अब जैसे वैक्सीन मिल रही थी बच्चों, है ना, तो वैक्सीन हर किसी को दी जा रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत बारी वैक्सीन दी जा रही थी। तो वो क्या है, एक तरीके से बीमारियों से बचाने के लिए सरकार उतरती है, क्योंकि सबको राइट टू लाइफ के तहत आती है ना ये चीजें, बीमारी से तो बचाना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन, फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दी गई है, और इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन को तो फ्री और कंपलसरी कर दिया गया है 14 साल तक के बच्चों के लिए, कि उनको तो एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स। अब बहुत अलग अलग संविधानों में अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो जो साउथ अफ्रीका का संविधान है, ये भी अपने लोगों को नए नए राइट्स दे रहा है, जैसे राइट टू प्रिवेसी, सिटीजन उनका होम, मतलब राइट टू प्रिवेसी, प्रिवेसी का अधिकार दे दिया गया है वहां पे लोगों को, कि सो दैट सिटीजन और देयर होम्स कैन नॉट बी सर्च्ड, देयर फोन्स कैन नॉट बी टैप्ड एंड देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन। बहुत अच्छा नया एक तरीके से अधिकार देखने को मिल रहा है, राइट टू प्रिवेसी, कि आप हमारे फोन में ऐसे नहीं है कि हिस्ट्री विस्ट्री निकाल के देख लो क्या चल रहा है, वो सब नहीं कर सकते, ना घरों की तलाशी कर सकते हो, ना ही जो कम्युनिकेशन सोर्सेज है उसको ओपन नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट जो कि हार्मफुल नहीं है उनकी हेल्थ या वेलबींग के लिए, तो वही इन्वायरमेंट को भी स्वच्छ रखना है ताकि लोगों की हेल्थ सही रहे। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, अच्छे खासे घर सभी को मिल सके। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड, वाटर, नो वन मे बी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हर किसी को मिलने का अधिकार है, खाना पानी जो कि उनके जीने के लिए उनको चाहिए वो भी, एंड साथ ही में किसी को भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करी जाएगी। अगर कोई बहुत इमरजेंसी में है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो यू कैन नॉट डिनाई दैट। इसी के साथ बच्चों चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और आई थिंक बेसिकली सारी की सारी राइट्स की कहानी है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। I will see you guys in the next class along with a new chapter. तब तक के लिए take care and bye bye.